अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तकरीबन 5 से 6 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब जी। बड़ी खतरनाक किस्म की खबरें हैं और चलिए जनाब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर में आपको बता दूं कि नियाज़ी साहब जी दुड़कियां लगा गए हैं, भाग गए हैं जी। और अपनी ही बात से वो किस तरह से मुकर जाते हैं, जलेबी टर्न लेने के वो माहिर हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। आपको पता है कि पिछले काफी अरसे से नियाज़ी साहब ये बयान दे रहे थे कि जनाब तोशा खाना केस में मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, और वो कहते थे कि जी तोशा खाना केस जो है उसमें जो मुझसे सवालात हैं वो टेलीविजन पे पूछे जाएं, सबके सामने ट्रायल हो, ओपन ट्रायल हो, लोग देखें। और अब की बार जब वो अदालत में पेश हुए हैं तो जनाब उन्होंने वहां पर जज साहब के सामने ये कहा है कि एक तो वो उनके सवालों के जवाब नहीं दे सके, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जी ये केस जो है इसको बंद कर दिया जाए। और वो कहाँ गए ओपन एंड वो जिसे कहते हैं ना ओपन हियरिंग करना और लोगों के सामने, तो न्याजी साहब की से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल क्या कह सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि खुदीजा शाह जो हैं, खुदीजा शाह और उनके समेत जितनी भी खवातीन इस वक्त अदालतों के अंदर जो हैं वो उनके ट्रायल्स हो रहे हैं और इस वक्त वो जेर हिरासत हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। और उनमें जो सबसे सरे फहरिस्त हैं जिनको मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ सनम जावेद की। सनम जावेद के वालिद भी बड़ी ऑल फॉल जिसे कहते हैं ना बकना, अच्छा सॉरी माजरत चाहती हूँ कि बकने को आपने कहीं गाली नहीं समझ लेना, ये उर्दू का वर्ड है। ऑल फॉल बकना ये पूरी एक कहावत यानी पूरा एक वर्ड यानी लाइन यूज होती है। वो अपनी बेटी के बारे में कभी ये कहते हैं कि मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, मेरी बेटी ने बड़ा गलत किया उसको सपोर्ट करके। कभी वो कहते हैं कि मेरी बेटी को वर्गलाया गया क्योंकि मेरी बेटी को ये लालच दिया गया कि जनाब अली आपने जो है वो मरियम के खिलाफ उसके अगेंस्ट खड़े होकर इलेक्शन लड़ना है और आपने एक लीडर बनना है। कभी वो कहते हैं कि मेरी सियासी वाबस्तगी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है, और कभी वो कहते हैं मैं अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करता, कभी वो कहते हैं मैं अपनी बेटी को सपोर्ट करता हूं। कभी वो कहते हैं मेरी बेटी जो है वो पागलों के साथ बंद कर दी जाती है और वो पागल जो है वो चीखते हैं तो मेरी बेटी सो नहीं सकती है। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। उस रात उनको उनके बैरक से 2:30 बजे उठाया जाता है, दोनों लड़कियों को, तैयबा को और सनम को, उनको उठा के, क्योंकि उनका एसएचओ हाईकोर्ट में ये गलत बयान दे के आया होता है कि मेरे कस्टडी में नहीं है, उनको उठा के वो छत पे ले जाते हैं, दूसरे फ्लोर में एक कमरे में ले जाते हैं जहां पे 4 बंदे पहले बैठे होते हैं और एक आदमी धोती पहन के सोया होता है, और उसका नाम भी हमें पता है लेकिन हम वो बाद में करेंगे। और वो उनको वहां जाके हरास करता है और उनके बाद वो उनकी वीडियो बना रहा होता है। तो सनम जो है वो बहुत दलेर है, तो वो उसको कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। उसने कहा जी मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया हूँ। तो तुम होते कौन हो, हमें हमारे साथ लेडी कांस्टेबल नहीं है, अगर तुमने कोई बदतमीजी की तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूंगी। वो डर जाता है, मे बी दे हैव प्लान। जब उसके बाद वो कहता है कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो ऊपर वालों ने कहा था वीडियो बना के भेजनी है। अभी तो हम ये इंक्वायरी कराएंगे कि ऊपर वाला कौन था जिसने उसको रात के 2:30 बजे हवालात से निकाल के उसको एक कमरे में पहुंचाया। 6 आदमी उन लोगों 2 लड़कियों को जबरदस्ती उठा के ऊपर लेके जाते हैं। क्या इस मुल्क के जो बड़े हैं उनमें से किसी की लड़की को ऐसे कोई उठा के लेके जा सकता है? मैं इन्होंने किया है ये सब, ये जुल्म कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है बंगाली जस्टिफाई करते थे। जी तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं सनम जावेद के वालिद। और दूसरी तरफ खुदीजा शाह के हवाले से कुछ बुरी खबरें हैं और वो ये हैं कि उनकी जमानत नहीं हो सकी। यानी वो लोग जो ये तनकीद कर रहे थे कि खुदीजा शाह जैसे लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपना असर रसूख, और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में खुदीजा शाह भी छूट जाएंगी, सनम जावेद भी छूट जाएगी, लेकिन आप देख लें कि उनकी जमानत फिर से नहीं हो सकी। लेकिन इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ, बड़ी मजेदार तफसीलात हैं। मजेदार तफसीलात ये हैं कि वहां पर खुदीजा शाह समेत जितनी भी खवातीन हैं उन्होंने जज साहब के सामने जो है वो कुछ रोने भी रोए। उन्होंने कहा जी हमारी थ्रेडिंग प्लकिंग के बड़े मसले हैं, हमने अपनी कटिंग भी करानी होती है, हमारी मूछें भी निकल आती हैं, हमारे हाथों बाजुओं पे बाल भी निकल आते हैं, ना हमारे पास जेल में कोई वैक्स वाली आती है, ना हम फेशियल करा सकते हैं, ना हम मेकअप कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी ज्यादती है जी। बहरहाल ऊपर से सनम जावेद ने जो वैक्स वाली मांगी उसकी जगह उसके वालिद ये बता रहे हैं कि वहां पर जो है ना उल्टा एक पागल छोड़ दी गई, वो चीखें मारती रहती है तो सोया नहीं जाता, अल्लाह माफ करे। तो बहरहाल जेल के अंदर तो फिर यही चीजें होती है ना, जेल में और घर में यही तो फर्क है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जज साहब जो हैं वो बड़े बरहम हुए क्योंकि वहां पे जो सरकारी वकील था वो पेश ही नहीं हुआ। अब वो क्यों पेश नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने तो जाहिर ही बताया ऐसे लोगों को जलील करवाना ही करवाना है कि 9 मई के वाकयात में जो लोग शामिल थे, तो सरकारी वकील नहीं आया, उसकी मर्जी।
وہ نہیں آیا تو اس کے بعد جج صاحب نے جناب جی عدم دستیابی پہ کیا کیا جی، یہ 2 رکنی دراصل بینچ تھا اور اس کی سماعت جو ہے جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ سرکاری وکیل بھی نہیں آیا تو ضمانت پہ رہائی کے لیے جو انہوں نے رجوع کیا تھا خواتین کی طرف سے، اس کو پھر انہوں نے کینسل کیا اور اس سماعت کو جو ہے وہ 13 اگست تک ملتوی کر دیا۔ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ روئیں پیٹی اور انہوں نے جج صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ جو میڈیا باہر کھڑا ہوتا ہے، جو ہماری فوٹیجز بناتا ہے، ان کو منع کیا جائے، کیونکہ ہمیں کوئی پہچان نہیں پائے گا وداؤٹ میک اپ، تو پھر بڑا مسئلہ مسائل ہو جائیں گے، اور جو ہماری حالتیں ہو چکی ہیں، مطلب صفائی تو کہتے ہیں نا نصف ایمان ہے، تو اگر صفائی آپ کی صفائی کہاں سے ہونی ہے؟ تو نہانے کے لیے تو سوچے جولائی اگست کا مہینہ، جس طرح کی باس وہاں پہ اسمیل آتی ہے، جس طرح سے ان کے پسینے چھوٹتے ہیں، آپ سوچیں جیل کے اندر بنا اے سی کے آپ بیٹھے ہو، اللہ معاف کرے جو حالتیں ہوتی ہیں نا وہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ بہرحال جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ او آئی سی نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے اور اس میں سعودی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے سختی سے اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ سویڈن کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں بے حرمتی کے، بلاسفیمی کے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہرگز اب مزید ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پہ نفرت جو ہے اس کو ہوا دی جا رہی ہے اور مزید جو ہے وہ اس کے اوپر ٹالریٹ نہیں ہوگا، آئندہ اگر اس طرح کچھ کیا تو پھر ہماری طرف سے بھی سخت قسم کا رد عمل آئے گا، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اتنی دیر سے کیوں یہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کو تو بہت پہلے جاری کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال توشہ خانہ کیس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس کے خلاف جو ہے آپ کو پتہ ہے جو گزشتہ روز گزرا ہے، اس میں جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں جب وہ پہنچے تو انہوں نے جا کے عدالت کے اندر درخواست دائر کی، اور اپوننٹس جو ان کی پارٹیز تھی اور جو دوسرے وکلا تھے انہوں نے جناب وہاں پہ کھڑے ہو کے نیازی صاحب کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ انہوں نے کہا مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا، خود سن لیجئے۔ جی تو یہ جو اتنا وکلا نے وہاں پر شور شرابہ کیا، اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھی کہ آپ کو پتا ہے وہ جج صاحب کی ایک مسز ہیں جن کو بار بار جو ہے وہ ضمانتیں مل رہی ہیں، جنہوں نے ایک رضوانہ نام کی 14 سالہ بچی کے اوپر جو ہے تشدد کیا تھا، اور وہ بچی جو ہے اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں آئی سی یو کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ بندیال صاحب کے اوپر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جناب بجائے اس کے اس کا از خود نوٹس لیں، بجائے اس کے جو 50,000 کیسز ان کے اوپر پینڈنگ پڑے ہیں ان کا فیصلہ کریں، ان کو بس اس بات کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی طور پہ نیازی صاحب کو جو ہے وہ سکون دینا ہے، آرام دینا ہے، نیازی صاحب کو ویٹ نہ کرنا پڑے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں انہوں نے جیسے ہی درخواست جمع کرائی تو 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کو نمبر الاٹ کر دیا گیا، 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ تو جناب علی یہ ہیں جی ہمارے ملک کے حالات، کہ کس طرح 50,000 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ بندیال صاحب کو صرف اور صرف نیازی صاحب کو ریلیف دینے کا پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف نیازی صاحب کی جو رونت ہے وہ آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ میں خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کون سا وہ فرعون کے زمانے کا جو ہے نا وہ اس کی فرعون کے زمانے کا سمجھ لیں فرعون ہی ہوں، کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ میرے پیچھے بس پتیاں نچھاور کرنے کے لیے آئے اور ان کے غرور میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جناب علی آپ اس کا عالم یہ دیکھیں کہ نادیہ خٹک کا ایک ویڈیو آیا ہے جن کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، اور وہ جناب علی کیا کر رہی ہیں، گاڑی کے پیچھے مرد گارڈز کے ہمراہ جو ہے بھاگ رہی ہیں اور جا کر انہوں نے بیٹھنا نیازی صاحب کے ویگو ڈالے میں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا ہے یہ کون سی گاڑی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک ویڈیو آیا تھا، اور پھر وہ پیچھے جو ہے نا اس کی جو بیک پہ کھلی والی جگہ ہوتی ہے گاڑی کی، وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے اپنا وقت وہاں پہ پاس کیا۔ نیازی صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا آفر دی کہ آپ ایک خاتون ہیں، آپ کی عزت مقدم ہے، آپ یہاں آ کر بیٹھیے، نو نیور۔ اور دوسری طرف جو ہے توشہ خانہ کیس کا آپ کو پتہ ہی ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں نیازی صاحب کو جس طرح سے جو ہے وہ نمبرز الاٹ کر دیے جاتے ہیں، چیزیں کر دی جاتی ہیں۔ بہرحال جو ہمایوں دلاور جج ہیں وہ صحیح ٹکرے ہیں ان کو نا، اور اس کے بارے میں تو بہت چیخ رہے ہیں آج کل اعتزاز احسن بھی کہ ہمایوں دلاور جو ہیں ان کو نہیں کیس سننا چاہیے، وہ پھر بھی کیس سن رہے ہیں۔ آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا ہمایوں دلاور کے ساتھ ہی جو ہے نا منہ ماری ہوئی تھی نیازی صاحب کے وکیل کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب نیازی صاحب جو ہے عدالت میں پیش ہوئے تھے اس وقت ان کے وکلا نے بدتمیزی کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی نیازی صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے جج صاحب کی طرف جو ہے وہ اچھالا تھا جناب علی فیس بک کے ان کے جو ہے نا اسکرین شاٹس لے کر، اور جج صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ آپ تو نیازی کے خلاف جو ہیں وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں جناب جی پوسٹ وغیرہ، تو آپ یہ نہیں سن سکتے کیس، جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمایوں دلاور صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ فیک چیزیں لے کر آ رہے ہیں، آپ اس کو ثابت کیجئے۔
और फिर जितने भी सवालात उन्होंने न्याजी साहब से पूछे उसका जवाब भी ये नहीं दे सके। उसके बाद इनसे जब मोहलत मांगी गई कि नहीं जी हमें तो मोहलत चाहिए, तो हुमायूं दिलावर साहब ने तरस खाते हुए 1 दिन की मोहलत दी, सिर्फ 1 दिन की। तो न्याजी साहब के ऊपर तरस आता है। असल में जो लोग ये समझ रहे हैं ना उनको सजा नहीं मिल रही, क्या इससे बड़ी सजा कोई है कि कहते हैं कि अल्लाह किसी को हॉस्पिटल या किसी बीमारी या किसी केस के चक्कर में ना डाले, क्योंकि उसमें जो आपके चक्कर लगते हैं ना उसमें अब बंदा आधे से भी आधा रह जाता है। और वही आजकल न्याजी साहब के साथ हो रहा है कि कहाँ वो शेरवानी पहन के सुबह हेलीकॉप्टर पे बैठ के 55 रुपए लीटर वाले और जाकर जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा करते थे, और अब उनकी गाड़ी का काफिला निकलता है, लोग पीछे भागते हैं, वो जा पहुंचते हैं जनाबे अली अदालतों के अंदर और सुबह से लेकर शाम तक अदालतों के चक्कर लगाते हैं। और अब चलते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट खबर की तरफ, और वो ये है कि तोशा खाना के जो तहाइफ न्याजी साहब ने लिए हुए हैं उसके ऊपर न्याजी साहब ने अब एक और चलाकी मारी है, जिसे कहते हैं ना नहले पे दहला मारना। नहले पे दहला उन्होंने ये मारा है कि उन्होंने अब अपना ये बयान दिया है कि जब उनको बुलाया गया और कहा गया कि आपने ये तहाइफ बेचे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको उस बंदे का बयान रिकॉर्ड सुनवाती हूँ कि वो वादा माफ गवाह बनने को भी तैयार हो गया है, वो गवाही देने को भी तैयार हो गया। वो शख्स जिसने न्याजी साहब से घड़ी खरीदी थी तोशा खाना की, वो घड़ी उस शख्स के पास है और उसने ये कहा है कि जी बुशरा बीबी ने ये घड़ी दुबई में आके मुझे दिखाई थी, फिर मैंने वहां से कंफर्म कराया था, जब मुझे पता चला कि ओरिजिनल घड़ी है उसके बाद मैंने खरीदी थी। पहले वो शख्स जो है गवाही देने को तैयार नहीं था, अब वो शख्स कहता है मैं गवाही दूंगा न्याजी साहब के खिलाफ। और न्याजी साहब ने फौरी तौर पे पैंतरा बदलते हुए अदालत के अंदर अपना ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि इसमें ब्रिगेडियर वसीम चीमा शामिल है। उन्होंने कहा जी मैंने तो ब्रिगेडियर साहब को ये सारी चीजें दे दी थी, ये जो इनकी कीमतें लगी हैं, जो इतने पैसों में चीजें बेची हैं, ये ब्रिगेडियर साहब ने बेची हैं, ताकि स्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना सर पकड़ के बैठ जाए कि ये बंदा फिर ब्रिगेडियर का नाम लगा रहा है, जैसे न्याजी साहब हर दफा स्टैब्लिशमेंट का नाम लगाते हैं। तो दरअसल न्याजी साहब ने जो है वो नहले पे दहला मारा है, और वो नहले पे दहला जो है वो उनको भारी पड़ता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। हाँ, मैं फवाद चौधरी का बयान सुनवाना चाहती हूँ, जिसमें फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो हर सूरत जो है वो हमें आपस में सेटलमेंट करनी चाहिए। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ भी ताल्लुकात ठीक होने चाहिए न्याजी साहब के, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ठीक होने चाहिए। एक तरफ फवाद चौधरी ये बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ न्याजी साहब ने फिर से ब्रिगेडियर साहब के खिलाफ बयान देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ मार लिया। क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी, खुद ही सुन लीजिए। ये है कि साहब मैंने इलेक्शन कमीशन में भी अर्ज किया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही इतनी तलखियों में हम आगे कैसे चलेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत यह है कि पहले पाकिस्तान को नॉर्मल किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं, जो तलखियां हैं, एक तो उनको कम होने की ज़रूरत है, फिर इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो तलखियां हैं उनको कम होने की ज़रूरत है। जब तक ये दोनों काम नहीं होते पाकिस्तान के अंदर, पहले तो मुझे नहीं पता इंतखाबात का होना ही कैसे मुमकिन होगा, और अगर इंतखाबात हो भी गए तो उसके नतीजे में कोई भी मसला जो है वो हल नहीं हो। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। तोशा खाना केस में जो शिकंजा न्याजी साहब के खिलाफ सख्त हो गया है, खुदीजा शाह से लेके बाकी जितनी भी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही साथ ये जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।